हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेक लॉ इजी। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लायबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ऑफ अ सेलर। देखिए, अगर आपके पास में लायबिलिटीज़ ऑफ अ सेलर पूछी जाती हैं या फिर ड्यूटीज़ ऑफ अ सेलर पूछी जाती हैं तो आपका आंसर सेम ही होगा, क्योंकि सेम चीज़ आपको लिखनी होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर मेरे द्वारा बनाए हुए और वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि अभी फ़िलहाल कौन कौन से वीडियोस अवेलेबल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले मैंने सेल का टॉपिक लिया था। जो इससे पहला वीडियो था मेरा, वो सेल का था, जो कि सेक्शन 54 ऑफ टीपीए जो है उसके हिसाब से था। आज हम बात करेंगे कि सेक्शन 55 ऑफ टीपीए क्या कहता है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो सेक्शन 55 ऑफ टीपीए जो है वो बेसिकली आपका चाहे सेलर है चाहे बायर है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उनकी लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ को बताता है। ठीक है ना। तो इसे ना हम एक एक करके पढ़ेंगे, क्योंकि एक साथ पढ़ेंगे तो ये टॉपिक बहुत लेंदी हो जाएगा और आपको भी देखने में थोड़ा सा बोर्डम हो जाएगा। तो एक काम करते हैं, आज का जो टॉपिक है इसमें हम सेलर जो है उसकी लाइबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ को पढ़ लेते हैं। उसके बाद में हम सेलर के राइट्स को पढ़ेंगे। देन वी विल गो फॉर लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ऑफ अ बायर, एंड देन नेक्स्ट टॉपिक विल बी राइट्स ऑफ अ बायर। तो ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके 55 सेक्शन ऑफ टीपीए जो है उसके अंडर ही आपके कवर होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लाइबिलिटीज़ और ड्यूटीज़ ऑफ अ सेलर। तो जो आपका सेलर है, ठीक है ना, मैंने आपको बताया था सेलर कौन है। जो आपका ट्रांसफरर है वो सेलर कहलाएगा, जो ट्रांसफरी है वो आपका बायर कहलाएगा। तो आपका सेलर की अगर हम बात करें कि सेलर जो है उसकी लाइबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ क्या होती हैं बायर्स के प्रति। ठीक है, जब वो कोई सेल करता है, कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है, तो उसकी लाइबिलिटीज़ या ड्यूटीज़ क्या होंगी। तो देखिए, बिफोर सेल क्या होंगी और आफ्टर सेल क्या होंगी, इसके बारे में हमने अलग अलग डिस्कस किया है। तो पहले इसके शॉर्ट में जो इसकी हेडिंग्स हैं उनको पढ़ लेते हैं, ताकि आपको फिर इसे डिटेल पे समझने में हेल्प मिले। तो बिफोर सेल आपका जो सेलर होती है उसकी क्या क्या लाइबिलिटीज़ या क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, वो आपका सेक्शन 55 का जो क्लॉज 1 है, ठीक है ना, क्लॉज 1 के ABCDE और G पार्ट जो है उसमें आपको बिफोर सेल से रिलेटेड आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी टीपीए के। ठीक है ना। और जो इसका सेक्शन 55 का ही क्लॉज 1 का जो F है, और साथ में इसका आपका जो क्लॉज 2 है और क्लॉज 3 जो है, इसमें आपको आफ्टर सेल क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं, आफ्टर सेल क्या क्या ड्यूटीज़ या लाइबिलिटीज़ होती हैं आपकी सेलर की, उसके बारे में डिस्कस करेगा। ओके, तो चलिए मैं आपको पहले बता देती हूँ बिफोर सेल जो है सेलर की क्या क्या ड्यूटी होती है। सबसे पहला होता है आपका डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट्स इन द प्रॉपर्टी और टाइटल। मतलब टाइटल में अगर कोई मटेरियल डिफेक्ट है या प्रॉपर्टी में कोई मटेरियल डिफेक्ट है तो उसका डिस्क्लोज करना, मतलब उसको बताना बायर को। ठीक है, उसके बारे में बायर को अवेयर कराना। दूसरा, इसको अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं पहले आपको हेडिंग्स बता रही हूँ। नेक्स्ट इज टू प्रोड्यूस टाइटल डीड्स फॉर इंस्पेक्शन। ठीक है, बायर जब भी रिक्वेस्ट करे टाइटल डीड्स को उसको दिखाना, उसको शो करना। ठीक है ना, कि उसके पास में टाइटल डीड्स हैं, जब भी बायर उसको रिक्वेस्ट करे, किसको, सेलर को। देन टू आंसर रेलिवेंट क्वेश्चंस एज टू द टाइटल्स, प्रॉपर्टी के टाइटल से, जो कि सेलर सेल करने जाता है जिस प्रॉपर्टी को, उसके टाइटल से रिलेटेड जो भी रेलिवेंट क्वेश्चन अगर बायर पूछता है तो उसका आंसर देना। चौथा है आपका टू एग्जीक्यूट प्रॉपर कन्वेंस ऑफ द प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का जो कन्वेंस है, प्रॉपर कन्वेंस उसको एग्जीक्यूट करना। एंड फिफ्थ इज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टाइटल डीड, जो प्रॉपर्टी है और टाइटल डीड है उसकी रीजनेबल केयर करना। बिफोर सेल की बात कर रहे हैं हम यहाँ। ठीक है ना, सेल करने से पहले जो भी प्रॉपर्टी उसे सेल करनी है, ठीक है ना, उसकी प्रॉपर केयर करना, उसकी जो भी टाइटल डीड्स हैं उनको भी प्रॉपर तरीके से रखना ताकि वो डैमेज ना हो जाए। देन सिक्स्थ इज टू पे आउट गोइंग्स, ये सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसकी ड्यूटी होती है, उसकी लाइबिलिटी होती है
कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आउटगोइंग से मतलब जो भी प्रॉपर्टी में कोई ड्यू है, अगर कोई बोलते नहीं है कोई टैक्स है उसका, कोई रेंट है या कोई भी चीज़ उसके ऊपर आपका ड्यू है, तो उसको पे करना बिफोर सेल आपका सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ओके, अब ये तो थी कि सेल से पहले पहले क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेल के बाद क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या लायबिलिटी या क्या ड्यूटी होती है आपकी सेलर की, टू गिव पोजेशन टू बायर, ठीक है ना, टू गिव पोजेशन टू बायर, बायर को पोजेशन देना, ठीक है ना, किसका, उस प्रॉपर्टी को, टू कोवेनेंट फॉर टाइटल, मतलब एक गुड टाइटल प्रोवाइड करना बायर को। देन थर्ड इज टू डिलीवर टाइटल डीड्स ऑन रिसेप्ट ऑफ द प्राइस, मतलब जब भी सेलर को पैसे मिल जाए, ठीक है ना, पूरा उसका अमाउंट मिल जाए, तो टाइटल डीड्स जो है वो बायर को डिलीवर कर दे। ये सारी ड्यूटीज़ होती हैं किसकी, सेलर की, आफ्टर सेल। ठीक है, अभी आपको जो इसमें दिख रहा होगा कि मैंने सेक्शंस का नाम ऊपर ही लिख दिया है, मैंने ये टॉपिक्स के आगे नहीं लिखा है, ये बिल्कुल ना रिस्पेक्टिवली जैसा जैसा आपका सेक्शन जा रहा है ना, उसी तरीके से आपका ये सेक्शन भी से मैच करेगा, ठीक है ना। जैसे कि आपका, सॉरी, हाँ, जैसे कि आपको ये दिख रहा है ना, मैंने लिखा है बिफोर सेल सेक्शन 55 वन का ABCDE और G, तो ये सारे आपके क्या हैं, इसमें ही आपको मिलेंगे। जैसे ये आपका ये जो इसका क्लॉज 1 है ना, 55 का क्लॉज 1 का A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C है आपका। ओके, नेक्स्ट ये आपका ओके, ये आपका ए हो गया था ना, ये ए हो गया था, ये बी था, ये सी था, ठीक है, ये आपका डी हो जाएगा, दिस विल बी ई, ठीक है ना। एफ आपका आफ्टर सेल वाला ये रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताता है, तो ये आपका जी हो जाएगा। ये सारे क्लॉज 1 के ही पार्ट है। ओके, इसी तरीके से आपने जो आफ्टर सेल देखा ना, आफ्टर सेल में मैंने लिखा है ना 55 का 1, ये आपका जो पहला पॉइंट है ना कि पोजेशन प्रोवाइड करना बायर को, पोजेशन देना, ये आपका सेक्शन 55 के क्लॉज 1 का एफ पार्ट है। ओके, ये जो है आपका ये 55 का क्लॉज 2 है, और ये आपका 55 का क्लॉज 3 है। तो इससे क्या होगा, आपको समझने में थोड़ा सा आसानी होगी। तो चलिए वन बाय वन जो है इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात कर रहा है बिफोर सेल में आपका कि डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी और टाइटल, मतलब प्रॉपर्टी और टाइटल में अगर कोई मटेरियल डिफेक्ट है तो उसको डिस्क्लोज करना किसको, बायर को। सो मटेरियल डिफेक्ट्स विद रिस्पेक्ट टू बोथ द प्रॉपर्टी एंड सेलर्स टाइटल, ये मटेरियल डिफेक्ट चाहे प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, चाहे फिर आपका से जो प्रॉपर्टी है उसके टाइटल से रिलेटेड हो, ठीक है ना। दिस ड्यूटी अप्लाइज वेयर द सेलर इज अवेयर ऑफ द सेट डिफेक्ट एंड द बायर इज नॉट। तो ये आपका जो ड्यूटी है, ये जो ड्यूटी है वो आपका सेलर के ऊपर कब अप्लाई होती है, जब सेलर को उस मटेरियल डिफेक्ट के बारे में पता है बट बायर को नहीं पता है, ठीक है ना। बायर उससे अवेयर नहीं है। साथ ही साथ में बायर बोलते हैं ना, ऑर्डिनरी केयर से अगर उसे ढूंढना भी चाहे तो उसे मतलब वो डिफेक्ट उसमें दिखेगा नहीं। ऑर्डिनरी केस बोलते हैं ना, जैसे मान लो आपको कोई लैंड लेना है, आपको फ्लैट लेना है, तो उसमें कोई अगर मटेरियल डिफेक्ट है तो वो आपको जो बना रहा है या जिसका वो है अच्छे से वही बता सकता है आपको, ठीक है। आप ऑर्डिनरी देखने में आप नहीं पता लगा सकते कि उसमें क्या डिफेक्ट है। जैसे मान लीजिए एक पर्सन था, कोई पर्सन है आपका एक्स, उसने कोई फ्लैट परचेज़ किया, फ्लैट बाहर से बिल्कुल देखने में बहुत बढ़िया लगा, अंदर से भी ऐसा लग रहा था भाई ठीक है, सब चीज़ ठीक ठाक है, बट जैसे ही उसने क्या करा, मतलब जब पोजेसन ले लिया, पेमेंट वेमेंट सब हो गया, उसके बाद में जब वो उस फ्लैट में रहने लगा ना, तो धीरे धीरे उसे पता चला कि भाई फ्लैट में क्या क्या उसकी कमियां है, मतलब मेन कमियां क्या है, ठीक है। जो उस मतलब ऑर्डिनरी केयर से तो नहीं वो पता लगा सका, पर उसको मतलब अगर अगर वो चाहता, जो फ्लैट का रियल ओनर था जिसने उसे बेचा था, एक्स को बेचा था ना, वो उसे बता सकता था, पर उसने ऐसा नहीं बताया। तो अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब तो सारी चीज़ें हो चुकी हैं ना, ऑलरेडी हो चुकी हैं, है ना। ये जो केयर होती हैं, ये सारी चीज़ें जो पूरा आप पेमेंट करते हैं, पूरा पेमेंट करते हैं ना किसी प्रॉपर्टी को लेने के लिए, पूरा पेमेंट करने से पहले ही सारी चीज़ें ये हो सकती हैं। एक बार आपने पोजेसन ले लिया, पेमेंट आपने पूरा कर लिया, तो उसके बाद में आपके पास में बहुत ज़्यादा ऑप्शन नहीं रहते, ठीक है। जो भी कॉन्ट्रैक्ट डीड है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना कि भाई इसमें क्या क्या लिखा है, क्या फैसिलिटी आपको दे रहे हैं, क्या चीज़ नहीं दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए।
तो ये आपका सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी मटेरियल डिफेक्ट जो है उसको, चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो चाहे प्रॉपर्टी के टाइटल से रिलेटेड हो, ठीक है ना, तो वो उसे डिस्क्लोज़ करना चाहिए। जिसको ये आपका जो डिफेक्ट है वो आपका मटेरियल डिफेक्ट होना चाहिए, जिसको मतलब आपका बोलते नहीं है बायर ऑर्डिनरी केयर के साथ में डिटेक्ट नहीं कर सकता है। द डिफेक्ट मस्ट बी मटेरियल डिफेक्ट अबाउट विच इफ़ द बायर हैड नोन ही वुड नॉट हैव नॉट परचेज द प्रॉपर्टी। मतलब मटेरियल डिफेक्ट कुछ इस तरीके का होना चाहिए कि अगर बायर को उसके बारे में पता होता तो शायद वो उस प्रॉपर्टी को नहीं खरीदता। तो अब देखिए मटेरियल डिफेक्ट किस किस तरीके के हो सकते हैं। सबसे पहले कोई भी ऐसा, देखिए लिखा है ना आपका, समथिंग विच इंटरफियर्स विद और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी में या प्रॉपर्टी के टाइटल में कोई भी ऐसा डिफेक्ट जिसकी वजह से जिसको जो प्रॉपर्टी खरीदने वाला है ना वो उसको ढंग से एंजॉय नहीं कर पा रहा है, उसमें उसके जो बोलते नहीं है फ्री एंजॉयमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी जो है ना उसमें इंटरफेरेंस क्रिएट कर रहा है या ऑब्स्ट्रक्शन लेके आ रहा है, तो वो आपका मटेरियल डिफेक्ट कहलाएगा। साथ ही में फेलर टू डिस्क्लोज अ डिफेक्ट इन टाइटल। अगर मान लीजिए हो सकता है कि जो बायर है, ठीक है, जो टाइटल जो प्रॉपर बायर सेलर सॉरी सेलर जो है वो जो इस प्रॉपर्टी को बेच रहा है उसका टाइटल जो है वो आपका डिफेक्टेड है पर वो उसे डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, तो ये भी आपका मटेरियल डिफेक्ट आ जाएगा। साथ ही साथ में आपका किस तरीके का मटेरियल डिफेक्ट हो सकता है, जैसे कि मान लीजिए जो भी प्रॉपर्टी है ना उसमें कोई इंडिपेंडेंट पैसेज है, ठीक है ना, पैसेज नहीं है, अवेलेबल नहीं है, इंडिपेंडेंट पैसेज नहीं अवेलेबल है। साथ ही साथ में बोलते हैं ना लैक ऑफ राइट ऑफ वे, ठीक है ना, ये भी नहीं है, या आपका नॉन डिस्क्लोजर ऑफ स्ट्रीट अलाइनमेंट है। ये सारी चीज़ें क्या है आपका मटेरियल डिफेक्ट में आ जाएंगी। साथ ही साथ में राइट ऑफ वे ऑफ पब्लिक विच कैन नॉट बी डिस्कवर्ड ऑन फर्स्ट इन्फेक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी। मान लीजिए किसी की कोई प्रॉपर्टी है, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, इसके आगे इसका रास्ता भी है, ठीक है ना, वे है, बोलते हैं ना रास्ता, उस प्रॉपर्टी तक पहुंचने का जो वे है, ठीक है ना, हो सकता है वो पब्लिक वे हो पर हमें पहले ही इंस्पेक्शन उस बारे में कुछ चीज़ ना पता चले, ना ही हमें सेलर ने उस बारे में बताया, वो भी आपका मटेरियल डिफेक्ट में ही आएगा। अब चलिए इससे कुछ ना एग्जाम्पल से आपको समझ लेते हैं, जिससे आपको ये थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि प्रॉपर्टी में मटेरियल डिफेक्ट कैसा होता है और टाइटल में मटेरियल डिफेक्ट जो है उससे क्या मतलब है। सबसे पहले हम बात करते हैं मटेरियल डिफेक्ट, जो कि आपका किससे रिलेटेड है, आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एक्स है, एक्स कोई पर्सन है, वो अपना फार्म हाउस बेचना चाहता है, किसको बेचना चाहता है, वो वाई को, ठीक है ना, बट ये डिस्क्लोज नहीं करता है, एक्स जो है ना वो या वाई को ये नहीं बताता है कि ये जो एंटायर फार्म हाउस है इसमें अर्जेंट रेनोवेशन की ज़रूरत है, रिफर्मिशमेंट की ज़रूरत है, ठीक है ना। और अगर ऐसा ना किया गया तो हो सकता है कि ये कोलैप्स भी हो जाए, मतलब ये बिल्डिंग आपका जो भी फार्म हाउस है वो गिर जाए अगर उसमें मेंटेनेंस ना की जाए, ठीक है। तो ये आपका मटेरियल डिफेक्ट होगा प्रॉपर्टी में, है ना। और एक्स जो है एज अ सेलर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका वाई को ये बातें बताएं, ठीक है ना, क्योंकि एक्स जो है इस डिफेक्ट से अवेयर है और वाई जो है वो इस डिफेक्ट से अवेयर नहीं है। और मान लीजिए एक्स जो है वो डिस्क्लोज नहीं करता है तो वाई जो है अपने कॉन्ट्रैक्ट से, सेल कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता है। अब बात करते हैं हम रिलेटेड टू डिफेक्ट इन प्रॉपर्टी टाइटल। प्रॉपर्टी टाइटल में डिफेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो प्रॉपर्टी टाइटल में जब हम डिफेक्ट की बात कर रहे हैं तो इससे रिलेटेड एग्जाम्पल आपको समझा देती हूँ कि मान लीजिए जैसे क्यू है, क्यू जो है वो अपना फ्लैट जो है वो बेचना चाहता है, किसको, जेड को बेचना चाहता है, ठीक है ना। बट जो ये फ्लैट है ना, ये जो फ्लैट है इसकी जो ओनरशिप है, इसकी जो एक्चुअल ओनरशिप है ना, ठीक है, टाइटल से रिलेटेड, मतलब फ्लैट की ओनरशिप से रिलेटेड, उसके टाइटल से रिलेटेड जो भी आपका फैक्ट है वो आपका क्या है, बेसिकली क्वेश्चन में है, या हम कह सकते हैं डिस्प्यूट में, उसमें कोई विवाद चल रहा है अभी, ठीक है। जब आपका क्यू और जेड के बीच में आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, तो क्यू ने क्या है, क्यू जो है उसके पास में उस समय उसका ऑथेंटिक टाइटल, उस प्रॉपर्टी का ऑथेंटिक टाइटल नहीं था, प्रॉपर्टी का ऑथेंटिक टाइटल नहीं था। तो ये आपका होगा प्रॉपर्टी में का जो टाइटल होता है ना उसमें डिफेक्ट, उसमें मटेरियल डिफेक्ट, कि जब ओनरशिप ही जो है वो आपका प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है, प्रॉपर्टी का जो टाइटल है वही आपका क्या हो, डिस्प्यूट में हो। तो एक चीज़ और इसमें आपको नोट करने लायक चीज़ है
कि कई बार क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं कि जहाँ पर मतलब जो मटेरियल डिफेक्ट होता है ना, वो प्रॉपर्टी और टाइटल दोनों में होता है, ठीक है ना। मतलब प्रॉपर्टी में भी कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, और साथ ही साथ में आपका जो उसका टाइटल है ना, उसकी ओनरशिप से रिलेटेड जो भी मैटर है वो भी आपका डिस्प्यूट में है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द प्रॉपर्टी विच इज सब्जेक्ट मैटर ऑफ द ट्रांसफर इज इलीगली बिल्ट ऑन गवर्नमेंट ग्राउंड। मान लीजिए कि कोई गवर्नमेंट ग्राउंड मतलब सरकारी ज़मीन है, उस पर कोई आपका पर्सन जो है क्या बना देता है, कोई प्रॉपर्टी बना देता है, कोई बिल्डिंग बना देता है, मान लीजिए उसमें, है ना, इलीगली बना देता है बिल्डिंग। बाद में क्या होता है कि अब बिल्डिंग तो भाई सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है, तो यहाँ पर क्या है, बिल्डिंग जो है सरकारी ज़मीन पे बनी हुई है, तो यहाँ पर जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट बाद में उसे डिमोलिश करने का, मतलब उसे गिराने का, उसे ध्वस्त करने का जो है वो ऑर्डर पास करती है, क्योंकि वो इलीगली बिल्ड है। तो यहाँ पर क्या है कि टाइटल में भी जो डिफेक्ट है, पहले तो प्रॉपर्टी में डिफेक्ट है, ठीक है ना, और दूसरा टाइटल में भी डिफेक्ट आ गया। तो कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहाँ पर प्रॉपर्टी का टाइटल और प्रॉपर्टी दोनों ही डिफेक्ट आपका क्या हो, क्वेश्चन में हो सकती है। नेक्स्ट आपका है, सेकेंड पॉइंट है आपका, टू प्रोड्यूस टाइटल डीड्स फॉर इंस्पेक्शन। मतलब आपका जो सेलर है उसकी क्या ड्यूटी बनती है, सेलर की ड्यूटी है कि जब भी, सेलर की क्या ड्यूटी है कि जब भी बायर जो है वो सेलर से डिमांड करे, ठीक है ना, टाइटल डीड्स वगैरह जो है उनको इंस्पेक्शन के लिए, मतलब उनको देखने के लिए डिमांड करे, बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, मतलब सेल डीड के एग्जीक्यूशन से पहले। तो ये आपका सेलर की ड्यूटी है कि वो उसके सामने उनको पेश करे, ताकि वो अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि हाँ भाई टाइटल, प्रॉपर्टी जो है उसके टाइटल में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, या प्रॉपर्टी में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि बायर अपने आप को सेटिस्फाई कर सके कि जो प्रॉपर्टी का जो टाइटल है उसमें कोई भी डिफेक्ट या प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, कोई भी डिफेक्ट या प्रॉब्लम नहीं है। एंड इट वुड नॉट लीड टू एनी डिसएडवांटेज इफ़ द बायर वर टू एक्वायर इट, मतलब अगर बायर उसे लेना चाहता है तो इससे उसको फिर कोई नुकसान नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट आपका है टू आंसर रेलेवेंट क्वेश्चन एज टू दी टाइटल। तो ये आपका बताया था ना आपको, सेक्शन 55 का क्लॉज 1 का आपका सी जो है वो ये बात करता है कि सेल बिफोर द सेल द सेलर ऑल्सो हैज़ द ड्यूटी टू आंसर ऑल रेलिवेंट क्वेश्चंस विद रिस्पेक्ट टू द सेल। मतलब सेल से पहले ये सेलर की आपकी ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आपका जो भी रिलेवेंट क्वेश्चन है उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेल से रिलेटेड, उनके आंसर्स प्रोवाइड करें। अगर सेलर जो है, इफ़ द सेलर फेल्स टू आंसर देन द बायर हैज़ द राइट टू रेसिड द कॉन्ट्रैक्ट। अगर सेलर इस चीज़ को मतलब आंसर प्रोवाइड करने में फेल होता है तो बायर के पास में राइट होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट से रेसिड करे, इसका मतलब है कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हट सकता है। चौथा है आपका, नहीं चलिए पर इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि आपका लक्ष्मीदास एंड कंपनी वर्सेस डीजे टाटा जो है, इनके बीच में कोई एक केस था। इट हैज़ बीन हेल्ड बाय द मुंबई हाई कोर्ट दैट इफ़ द सेलर डज नॉट आंसर फॉर सच क्वेश्चंस देन द कॉन्ट्रैक्ट में बी रेसिडेड बाय द बायर। कि अगर मान लीजिए कि सेलर जो है वो जो भी रिक्वायर्ड रेलेवेंट क्वेश्चंस है सेल से रिलेटेड उनका आंसर नहीं दे पाता है, फेल हो जाता है उनको आंसर प्रोवाइड करने में बायर को, तो बायर जो है कॉन्ट्रैक्ट से रेसिड कर सकता है। अब नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट इज टू एग्जीक्यूट अ प्रॉपर कन्वीनियंस ऑफ द प्रॉपर्टी। मतलब ये भी आपका क्या है, किसकी ड्यूटी होती है, सेलर की ड्यूटी होती है। सेलर की ड्यूटी होती है कि वो आपका प्रॉपर कन्वीनियंस जो है उसको एग्जीक्यूट करे, प्रॉपर्टी का जो भी प्रॉपर कन्वीनियंस है उसको एग्जीक्यूट करे, ये सेलर की ड्यूटी होती है बिफोर सेल। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कन्वेंस टर्म जो है वो आपका क्या, उसका मतलब क्या होता है। कन्वेंस का मतलब होता है कि एक्ट इन विच द ओनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। वो एक्ट जिसके ज़रिए प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन की मतलब पर्सन को ट्रांसफ़र की जाती है। और हम ये भी कह सकते हैं कि कन्वेंस जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें अंडर विच सेलर्स एंड बायर्स आर बाउंड टू स्टैंड बाय देयर कमिटमेंट्स। मतलब ये एक तरीके का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। कन्वेंस क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें सेलर और बायर जो होते हैं ना वो आपके अपने कुछ कमिटमेंट से बाउंड होते हैं, फाइन, कुछ कमिटमेंट से बाउंड होते हैं। जो भी आपके लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स, लीज, टाइटल और डीड जो होते हैं ना,
टाइटल्स, डीड वगैरह जो होते हैं वो आपके, उनको हम रेफ़र कर सकते हैं किसकी तरह, इंस्ट्रूमेंट ऑफ कन्वेंस। ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट, लीज, टाइटल या डीड जो है उनको हम रेफ़र कर सकते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ कन्वेंस, जो कि क्या काम करते हैं, बायर और सेलर के बीच में जो डील होती है ना उसको सॉलिडिफाई करने का काम करता है, विच यूज टू सॉलिडिफाई द डील मेड बिटवीन दी बायर एंड सेलर। ओके, तो कन्वेंस का आपको मतलब समझ में आ गया। तो अब हम चलते हैं कि सेक्शन 55 का क्लॉज 1 का जो डी पार्ट है वो क्या कहता है कि ऑन पेमेंट और टेंडर ऑफ द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस, मतलब जब रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस बाय द बायर, कि अगर आपका बायर जो है जो भी अमाउंट ड्यू है, ठीक है ना, जो भी पेमेंट ड्यू है, जो भी अमाउंट ड्यू है जब वो पे कर देता है, ठीक है, वो दे देता है, तो उसके बाद में ये आपका सेलर की ड्यूटी होती है, लायबिलिटी होती है कि वो आपका प्रॉपर कन्वेंस जो है उसे एग्जीक्यूट करे। ओके, और एट अ प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर प्लेस। ओके, तो ये हो गया आपका 4th पॉइंट। नेक्स्ट इज टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड टाइटल डीड्स। ओके, ये आपका सेक्शन 55 का क्लॉज 1 का ई पार्ट जो है ना वो आपका ये बात कहता है कि इट बिगेन्स बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड एंड कंटिन्यूज टिल द डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर। तो ये आपका जो रीज़नेबल केयर लेनी है, प्रॉपर्टी की रीज़नेबल केयर करनी है, टाइटल डीड्स की रीज़नेबल केयर करनी है, ये कहाँ से शुरू होती है, जब आपका मतलब ये आपका शुरू हो जाती है बिफोर द एग्जीक्यूशन ऑफ सेल डीड, सेल डीड के एग्जीक्यूशन से पहले स्टार्ट हो जाती है, और ख़त्म कब होती है, डिलीवरी ऑफ द प्रॉपर्टी टू द बायर, जब आपकी प्रॉपर्टी को डिलीवर कर दिया जाता है, किसको, बायर को, मतलब सेलर से बायर, ठीक है, सेलर से बायर जब प्रॉपर्टी जाती है, ठीक है, जब फाइनली डिलीवर हो जाती है तब तक आपका जो सेलर है ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो आपका टेक केयर करे प्रॉपर्टी की भी और साथ साथ में उसकी टाइटल डीड्स की भी, जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं। ओके, अगर मान लीजिए इफ़ देयर इज़ अ डैमेज टू द प्रॉपर्टी और टाइटल्स विद इन दिस पीरियड, then the buyer has the right to lower the price or consideration he has to pay, or he can also opt to sue for damages and demand compensation for the from the seller। तो ये कहता है कि अगर मान लीजिए इस पीरियड के दौरान अगर मतलब सेल डीड के एग्जीक्यूशन से स्टार्ट हो जाता है, नहीं उसके एग्जीक्यूशन से पहले स्टार्ट हो जाता है, और जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती प्रॉपर्टी की तब तक ये आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपकी सेलर की बनती है। और इस दौरान अगर प्रॉपर्टी को या उसके टाइटल को कोई भी डैमेज होता है, ठीक है ना, इस पीरियड के दौरान, तो ये आपका जो बायर है ये उसका राइट है कि वो जो भी इसे प्राइस पे कर रहा है, जो भी इसे कंसिडरेशन पे करनी है उसको कम कर सकता है। साथ ही साथ में वो जो सेलर है उसको स्यू भी कर सकता है, किसके लिए, डैमेजेस के लिए, और कंपनसेशन डिमांड कर सकता है आपका सेलर से। अब नेक्स्ट और लास्ट जो लायबिलिटी होती है आपकी सेलर की बिफोर सेल, वो है आपका टू पे आउटगोइंग्स। टू पे आउटगोइंग्स का सिंपल मतलब है कि उस प्रॉपर्टी में आपका जो भी ड्यू है, चाहे वो कोई रेंट ड्यू है, चाहे कोई पब्लिक चार्जेस ड्यू है, कोई आपका कोई भी गवर्नमेंट चार्जेस ड्यू है, कुछ भी चीज़ अगर उसमें ड्यू है, ठीक है ना, और या हम कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए कोई ड्यू है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, ठीक है ना, कोई ड्यू है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट लग रहा है, तो ये भी उसको किसको, सेलर को पे करना पड़ेगा सेल से पहले पहले, बिफोर दी सेल। ठीक है ना, तो इसको हम एक बार पढ़ लेते हैं। दिस क्लॉज सेज दैट द सेलर इज बाउंड टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट accrued due in respect of that property up to the date of sale, and the interest on all encumbrances on such property due on such date। फाइन, मतलब उस डेट पे सेल से पहले पहले उसको ये सारे ड्यूज़ वगैरह जो है उसे क्लियर करने पड़ेंगे। एंड एक्सेप्ट वेयर द प्रॉपर्टी इज सोल्ड सब्जेक्ट टू एनकम्ब्रेंसेस to discharge all encumbrances on the property then existing। it means कि जो भी आपके encumbrances हैं,
मतलब जो भी प्रॉपर्टी में कोई चीज़ ड्यू है या उसके ऊपर ड्यू के ऊपर भी कोई अगर इंटरेस्ट लग रहा है तो वो सारी चीज़ें आपका शॉर्ट आउट करनी है, पे करनी है। किसको किसको पे करनी है? सेलर को पे करनी है बिफोर दी सेल। अब हम बात करते हैं आफ्टर दी सेल की बात। तो आफ्टर सेल जो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं सेलर की, वो आपका सेक्शन 55 का क्लॉज 1 का एफ और क्लॉज 2 और क्लॉज 3 जो है ये बात कहता है। चलिए हम पहले पढ़ लेते हैं सेक्शन 55(1) का एफ जो है वो क्या कहता है। वो क्या कहता है? आफ्टर सेल मतलब सेल करने के बाद में सेलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। कि सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बायर को पोजेसन देना। जब सेल डीड एग्जीक्यूट हो जाती है, ठीक है ना, तो सेलर जो है मस्ट हैंड ओवर पोजेशन टू दी पोजेशन ऑफ द प्रॉपर्टी टू दी बायर। कि सेलर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो पोजेशन किसको दे दे। जब सेल डीड एग्जीक्यूट हो गई, पोजेशन दे किसको दे दे? आपका बायर को दे दे। इवन इफ द बायर हैज़ नॉट येट फर्निश्ड द promised consideration, the seller cannot refuse to hand over the possession। जब एक बार सेल डीड जो है ना वो एग्जीक्यूट हो गई है, ठीक है ना, तो जो सेलर है ना, ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो पोजेशन किसको दे दे? बायर को दे दे। मान लीजिए कि आपका जो बायर है ना, जो बायर है उसने अभी तक फुल पेमेंट नहीं किया है, या जो भी उसने प्रॉमिस किया था जो कंसिडरेशन वो अभी तक नहीं पे किया है, तभी भी सेलर जो है वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता पोजेशन देने से। ओके। When the full price has not been paid by the buyer, and if he asks for enforcement of a specific performance with respect to delivery of possession, then the court will require the buyer to deposit amount with the court to show his intention to pay the balance amount due। मान लीजिए कि आपका जो पर्सन है, जो बायर है ना, वो फुल पेमेंट अभी नहीं किया है, ठीक है, उसने फुल पेमेंट नहीं किया है, ठीक है, और जो बायर है वो चाहता है कि जो सेलर है वो अपनी जो भी उसकी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसको मतलब एनफोर्स कराना चाहता है बायर। जैसे कि आपके किससे रिलेटेड? डिलीवरी ऑफ पोजेशन, मतलब पोजेशन की डिलीवरी से रिलेटेड, उस प्रॉपर्टी का पोजेशन ताकि बायर को मिल जाए। तो यहाँ पर जो कोर्ट है ना, वो क्या चाहेगा? कोर्ट ही चाहेगा कि जो भी मनी जो है ना, जो बायर को देना है वो पहले कोर्ट में से जमा कराए, ठीक है ना, कोर्ट में पहले जमा कराए ताकि ये पता चल जाए कि उसके पास में, जो बायर है उसके पास में पैसे हैं और उसकी इंटेंशन भी है उस पैसे को देने की। ओके। द कोर्ट कैन ऑल्सो ऑर्डर द बायर टू प्रेजेंट प्रूफ ऑफ हिज इंटेंशन टू मेक द ड्यू पेमेंट। कोर्ट जो है वो बायर को ऑर्डर भी कर सकता है कि वो प्रूफ दे कि भाई उसके पास में पैसे भी हैं और साथ साथ में उसकी इंटेंशन भी है कि वो पैसे को पे कर देगा। तो इसमें एक केस लॉ है आपका बी राजामनी वर्सेस अजहर सुल्ताना 2005 का। तो इसमें क्या कहता है कोर्ट की दैट इफ़ द बायर फेल्स टू शो हिज इंटेंशन टू पे, ठीक है, मान लीजिए बायर जो है वो अपनी पे करने की इंटेंशन को शो करने में ही फेल हो जाता है कि भाई वो पैसे देना चाहता है। एडिशनली फेलिंग टू शो दैट द अमाउंट वाज रेडी एंड अवेलेबल, और साथ ही साथ में ये शो करने में भी फेल हो जाता है कि उसके पास में अमाउंट मतलब जो उसने पेमेंट करना है वो उसके पास में अवेलेबल भी है, मतलब रेडी और अवेलेबल है, मतलब है उसके पास में पेमेंट। तो इट इज़ इंडिकेटिव ऑफ लैक ऑफ डिज़ायर टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। तो इससे क्या मान लिया जाएगा? लैक ऑफ डिज़ायर टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। ये मान लिया जाएगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए डिज़ायर नहीं रखता, मतलब उसकी इच्छा नहीं है कि वो उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करे। फाइन। तो ये हमारा हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी बनती है आपकी किसकी? बायर नॉट बायर, सेलर की। सेलर की जो नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है आफ्टर सेल वो है टू कॉन्वेनेंट फॉर टाइटल। तो इसमें क्या कहा गया है ये आपका कौन कहेगा? ये आपका सेक्शन 55 जो है उसका क्लॉज 3 कहता है कि इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर अ गुड टाइटल टू बायर फ्री फ्रॉम एनी डिफेक्ट्स और प्रॉब्लम्स। ये आपका सेलर की ड्यूटी बनती है कि वो बायर को प्रॉपर्टी का मतलब गुड टाइटल वाली प्रॉपर्टी दे, ठीक है ना, और जिसमें कोई भी डिफेक्ट या कोई भी प्रॉब्लम्स ना हो। द सेलर शैल बी डीम्ड टू कॉन्ट्रैक्ट with the buyer that the interest which the seller professes to transfer to the buyer subsists and that he has the power to transfer the same। तो यहाँ पर जो सेलर है, ठीक है ना,
उसको क्या क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है, सेलर को क्या कॉन्ट्रैक्ट करना है कि जो प्रॉपर्टी वो सेल कर रहा है ना, जो प्रॉपर्टी वो प्रोफेस कर रहा है सेल करने के लिए, ठीक है, वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए उसके पास में पावर भी है, साथ ही साथ में जो प्रॉपर्टी है वो एग्जिस्ट भी करती है, उसका टाइटल भी गुड है, और उसके पास में, सेलर के पास में, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र करने के लिए पावर भी है। ये आपका किसको शो करना पड़ेगा, आपका सेलर को। एंड द लास्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी या लाइबिलिटी या ड्यूटीज़ जो आपका सेलर की होती है आफ्टर सेल, वो क्या होती है, टू डिलीवर टाइटल डीड्स ऑन रिसिप्ट ऑफ द प्राइस। मतलब एक बार उसे सारा अमाउंट मिल गया ना, सारा पैसा उसको मिल गया, तो ये आपका उसकी ड्यूटी बनती है, सेलर की ड्यूटी बनती है कि जो भी टाइटल डीड्स है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, वो किसको देते, हैंड ओवर करते, वो बायर को हैंड ओवर कर दे। तो यहाँ क्या लिखा है, वंस द कंसिडरेशन हैज़ बीन पेड बाय द बायर टू द सेलर, it becomes the letter's duty to deliver all documents relevant to the property's title that he owns or hold। मतलब जो भी प्रॉपर्टी उसके पास में है, ठीक है ना, प्रॉपर्टी जो है उसके पास में है और जो उसने बेची है, ठीक है ना, जो उसकी है और जो उसने बेची है, जो भी प्रॉपर्टी, एक बार उसको जो पूरा अमाउंट मिल जाता है ना, तो ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि सेलर को वो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, सेलर नहीं, बायर को वो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो प्रोवाइड कर दे, वो उसको हैंड ओवर कर दे। The right to deeds runs with the land, therefore there is an absolute transfer from the seller to buyer। तो यहाँ पर जब एक बार आपका प्रॉपर्टी के जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी आपका बायर को मिल गए, तो यहाँ पर क्या आ रहा है, एब्सोल्यूट ट्रांसफ़र हो रहा है सेलर से बायर। मतलब फिर सेलर के पास में उस प्रॉपर्टी का जो उसने बेच दी है ना, उससे रिलेटेड कोई भी राइट नहीं बचता है। अब प्रोवाइडेड दैट मतलब क्या कहा गया है कि मान लीजिए where only a part of property is sold while the seller retains a portion as well, he is entitled to hold on to the title deeds। तो ये क्या कहता है, ये भी प्रोवाइडेड मतलब ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट, प्रॉपर्टी का केवल एक पार्टी का कुछ पार्ट बेचा गया है और कुछ पार्ट जो है वो किसके पास में, सेलर के पास में है, तो ये आपका सेलर जो है ना, जो प्रॉपर्टी की जो टाइटल डीड्स होती है, मतलब प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स को होल्ड कर सकता है। क्या कहा मैंने, मान लीजिए ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का ये वाला पार्ट बेच देता है, खाली इतना पार्ट बेचा हुआ, या कितना भी पार्ट उसने बेच दिया प्रॉपर्टी के पास, ये पार्ट उसके खुद के पास में है, तो ये उसकी उसकी मतलब जो आपका सेलर है ना, सेलर क्या है, टाइटल डीड्स को फिर अपने पास में रिटेन कर सकता है। या हम कह सकते हैं वेयर द प्रॉपर्टी इज सोल्ड टू मल्टीपल बायर्स, जब मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है वो बहुत सारे लोगों को बेची जाती है, एक किसी एक व्यक्ति को ना बेच के काफ़ी सारे लोगों को बेची जाती है, the buyers of the lot the buyers of the lot of the greatest value gains the right to hold the title deeds। इसको कैसे समझाएंगे कि मान लीजिए ये एक प्रॉपर्टी है, ये किसी एक व्यक्ति को ना बेच के, मान लीजिए इसके अलग अलग टुकड़े हैं, ठीक है ना, ये प्रॉपर्टी के अलग अलग टुकड़े हैं, ये जैसे ए को बी सी डी ई, ये इतने लोगों को बेच रखी है ये प्रॉपर्टी, तो यहाँ पर उस प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा भाग जिसके पास में होगा, प्रॉपर्टी का सबसे बड़ा भाग जिसके पास में होगा, टाइटल डीड वो ही होल्ड करेगा। ओके, व्हेन द सेल इज मेड एंड आफ्टर मेड एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स, द लास्ट परचेजर हैज़ द राइट टू होल्ड द टाइटल डीड्स। कि मान लीजिए कि जो सेल है वो डिफरेंट टाइम पीरियड में की जा रही है, तो जो लास्ट परचेजर होगा ना, जो लास्ट परचेजर होगा उस प्रॉपर्टी का, उसके पास में राइट होगा टाइटल डीड्स को होल्ड करने का। However, the holder of the title deeds had the duty to furnish said documents to the other property holders when asked, at the cost of the one who asked for the deeds। ठीक है, तो ये क्या कहता है कि अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी जो है वो अलग अलग टाइम पे बेची जा रही है, डिफरेंट टाइम्स पे बेची जा रही है, तो जो लास्ट परचेजर होगा ना प्रॉपर्टी का, उसके पास में राइट होगा कि वो प्रॉपर्टी जो है उसको, मतलब प्रॉपर्टी के जो टाइटल डीड है उसको होल्ड कर सके। पर ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी कि जो और प्रॉपर्टी होल्डर है ना, मतलब उस प्रॉपर्टी के जो अदर होल्डर्स हैं, प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, अगर वो मांगते हैं तो उनको भी वो टाइटल डीड की कॉपी उसको फर्निश करनी पड़ेगी। और देखिए क्या प्रोवाइडेड है कि द इंडिविजुअल होल्डिंग द टाइटल ऑल्सो हैज़ द ड्यूटी टू कीप द टाइटल डॉक्यूमेंट इन गुड कंडीशन, सेफ फ्रॉम डैमेज एंड फायर।
तो जो भी जिसके पास में भी टाइटल डीड है ना, टाइटल डीड जिसके पास में भी होगी, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो टाइटल डॉक्यूमेंट्स को अच्छी कंडीशन में रखे और किसी भी तरीके के डैमेज या फायर वगैरह से सेफ रखे। ओके, तो ये देखिए, ये तो हमारा जो ड्यूटीज़ या लाइबिलिटीज़ ऑफ सेलर है वो हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया है। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये जो आपको दिख रहा है ना नीचे, रिलेटेड पार्ट ऑफ टीपीए बेयर एक्ट, तो ये आपका जो लाइबिलिटीज़ है ना आपकी, से जो सेलर की लाइबिलिटीज़ होती हैं उससे रिलेटेड वाला जो बेयर एक्ट का पार्ट है वो मैंने यहीं पर कट कॉपी पेस्ट किया है। ठीक है ना, मैंने एक्ट से जो आपका इसका ऑनलाइन कॉपी होती है उससे मैंने कट कॉपी पेस्ट किया है, ताकि अगर आपको इसमें देखना हो ना आप इससे मैच करा सकते हैं, आपको कहीं और से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये इसका पार्ट है, इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी क्योंकि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इसमें कोई एक्सप्लेनेशन के लिए कुछ नहीं है, इन्हीं चीज़ों को मैंने अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा और आपको इससे आपके एग्ज़ाम्स वगैरह में भी हेल्प मिलेगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।